हेलो, नमस्कार। मरुद्रा क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुलनात्मक राजनीति में एक टॉपिक आता है संस्थावाद और नव संस्थावाद। इसी के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे कि संस्थाएं क्या है, संस्थावाद क्या है और नव संस्थावाद क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, सिंपल, अपन ने जब परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान पढ़ा था तब अपन ने ये पढ़ा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य और संस्थाओं, सरकारों का अध्ययन करता है। तो सरकार का अध्ययन करने का मतलब होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ पर भी यही मतलब है कि संस्थाओं के अध्ययन से मतलब है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसके अलावा राजनीतिक दल, दबाव समूह, इनके अध्ययन की जब बात आती है तो वह संस्थावाद है। तो संस्थाओं से संबंधित है। संस्थाओं का मतलब संरचनाएं हैं, संरचनाओं का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो संस्थावाद और नव संस्थावाद ये यूजीसी नेट में यूनिट 4 है और यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, इसे कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस अपन कहते हैं या कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस नाम है इसका, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। संस्थावाद ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि संस्थाओं का अध्ययन आज ही किया जाने लगा है। संस्थाओं का अध्ययन प्लेटो के काल से किया जाता था। जब प्लेटो राज्य की बात कर रहा है, जब प्लेटो आदर्श राज्य की बात कर रहा है, राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक राजा की बात कर रहा है, इनकी बात जब प्लेटो कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वह संस्थाओं की बात करना चाह रहा है। वह वर्तमान में जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, कानून बनाने वाली, कानून को लागू करने वाली और कानून की व्याख्या करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन्हीं की बात करना चाह रहा है। अरस्तु ने भी तुलनात्मक राजनीति की नींव रखी। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं, इस तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरिस्टोटल ही है, अरस्तु है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। वास्तव में उसने संविधानों का अध्ययन नहीं किया था, उसने ये जो संस्थाएं थी ना, इन्हीं के बारे में कंपैरिजन किया था, इन्हीं में तुलनाएं की थी और इसी कारण इसे तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। इस समय संस्थाओं के अध्ययन में सरकार के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण नहीं किया गया। क्यों है कि बजाय क्या होना चाहिए पर बल दिया गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन से संबंधित है और दार्शनिक बातें जो होती हैं वो होना चाहिए पर बल देती हैं, जबकि विज्ञान जो है या आधुनिक राजनीति जो है वो क्या है की बात करती है। ठीक है, तो क्या है कि बजाय क्या होना चाहिए पर ज्यादा बल दिया गया, ज्यादा फोकस किया गया। 19वीं सदी में फ्रांसीसी विद्वान डी टॉकविले थे और टॉकविले की एक तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और बुक इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसका जो ईयर है ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी टॉकविले बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक था, जे.एस. मिल का समकालीन था। जे.एस. मिल को जितनी ख्याति मिली उतनी टॉकविले को नहीं मिल पाई, वो अलग बात है, लेकिन टॉकविले पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टॉकविले की बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने भी सरकार और संस्थाओं का अध्ययन किया, तुलनात्मक राजनीति संबंधित है। फिर बात आती है बेजहोट की। बेजहोट की बुक का नाम है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन की तो कैबिनेट और अमेरिका का प्रेसिडेंट, इनकी तुलना की है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक में किसकी तुलनाएं की है, तो ब्रिटेन की तो कैबिनेट के बारे में और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में तुलना करने की प्रयास किया है बेजहोट ने द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में।
फिर आते हैं वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने अमेरिका के तो राष्ट्रपति रहे हैं। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये व्यक्ति है वुडरो विल्सन। इनकी बुक है कांग्रेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेशनल गवर्नमेंट, देखो कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में वहां की विधायिका को, लेजिस्लेचर को। जैसे भारत की लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसका नाम है संसद। ब्रिटेन की विधायिका को कहा जाता है पार्लियामेंट। ऐसे अमेरिका की जो विधायिका है उसको कहा जाता है कांग्रेस। तो कांग्रेशनल गवर्नमेंट के बारे में बताया है वुडरो विल्सन ने। फिर बात आती है लॉर्ड जेम्स ब्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है, आगे भी इसके बारे में चर्चाएं होंगी। लावेल, ओस्ट्रोगोर्स्की, इन्होंने भी फिर संस्थावाद का विकास किया। तो क्वेश्चन अपना बन गया कि संस्थावाद से जुड़े हुए विचारक कौन कौन हैं। तो संस्थावाद से जुड़े हुए विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद में डी टोकविले, बेजहोट के बाद में वुडरो विल्सन, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, लोवेल, ओस्ट्रोगोर्स्की। ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इनके अलावा हरमन फाइनर और कार्ल जे फ्रेडरिक भी संस्थावाद से ही जुड़े हुए विचारक हैं। संस्थावाद को दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक दृष्टिकोण से भिन्न बनाने में मदद की। विद्वानों ने संस्थावाद में सिद्धांत और व्यवहार, तथ्यात्मकता, तकनीक, अनुभववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया। यानी चाहिए क्या होना चाहिए से ये लेकर के आ रहे हैं क्या है पर, क्या है की तरफ लाना चाह रहे हैं ये वाले विद्वान। क्योंकि इनको आप यदि व्यवहारवाद आपने पढ़ा है या आधुनिक राजनीति विज्ञान पढ़ा है तो वहाँ भी आपको ये विचारक देखने को मिलते हैं जो साइंस की तरफ जा रहे हैं, एम्पिरिकल साइंस की तरफ जा रहे हैं, जो अनुभवात्मक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। परंपरागत संस्थावाद की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले दो संस्था, ये संस्थाओं से संबंधित है। संस्थाओं का मतलब होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका, कानून की व्याख्या करने वाली संस्था न्यायपालिका। सरकार संविधान जैसी औपचारिक कानूनी संस्थाओं का वर्णन करती है। संस्थावाद दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी उपागमों के प्रयोग से संबंधित है। यदि आपने मेरी परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान वाली क्लास ली है तो अपन ने वहाँ पढ़े थे परंपरागत उपागम कौन कौन से हैं। दार्शनिक उपागम परंपरागत उपागम है, लियो स्ट्रॉस, इरिक बोएगलिन ये इससे जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक उपागम, आधुनिक जो ऐतिहासिक उपागम है इसका जनक कहा जाता है सेबाइन को। कानूनी उपागम, कानूनी उपागम से जुड़ी हैं बोधा, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, ये कानूनी उपागम से जुड़े हुए हैं। तो संस्थावाद इन उपागमों के प्रयोग से संबंधित है और ये तीनों उपागमों की अपन बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ये ज्यादा मूल्य भारित, मूल्यों पे ज्यादा बल देता है। यदि परंपरागत से जुड़ा हुआ है तो आदर्शात्मक है, चाहिए की बात करता है, वैल्यू एडेड है, मूल्य भारित है। आदर्शात्मक है, अमूर्त है और इसमें आत्मनिष्ठा ज्यादा होती है। यूनिवर्सलिज्म पाया जाता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है इसके अंदर। तो परंपरागत संस्थावाद की विशेषताएं, जहां राजनीति विज्ञान में पहले राज्य का अध्ययन होता था, बाद में संस्थाओं का या सरकार का अध्ययन होने लगा। सरकार का मतलब उसके अंगों का अध्ययन, अंगों का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अध्ययन होने लगा। अब देखो यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, महाद्वीपीय परंपरा और दूसरा है आंग्ल अमेरिकन परंपरा। ये दोनों शब्द अपने पास बार बार आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि परंपरागत
महाद्वीपीय परंपरा है और आंग्ल अमेरिकन परंपरा है, ये रेखा खींचने वाला, ये डिवीजन करने वाला विचारक कौन है? तो डिवीजन जो सबसे पहले किया था, ये किया था आमंड ने। महाद्वीपीय परंपरा और आंग्ल अमेरिकन परंपरा, इसमें डिवीजन करने वाला, इसको विभाजित करने वाला जो पहला विचारक है, यह है आमंड। अब मतलब क्या होता है, देखो पॉलिटिकल साइंस में ये कहा जाता है, या दुनिया में भी कहावतें चलती हैं शक्ति को लेकर के, कि जिसकी शक्ति का बोलबाला होता है दुनिया उसी तरफ चली जाती है। जैसे अपने भी कहावत चलती है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो जिधर दुनिया जा रही होती है उधर ही अपन भी अपना रुख मोड़ लेते हैं। सिंपल यही मीनिंग है इसका। जब पावर यूरोप के पास में थी, जब ब्रिटेन दुनिया के 2/3 भाग पर राज किया करता था, तो जिधर जो बात ब्रिटेन ने कह दी वो ही बात मान्य होती थी। लेकिन 1945 के बाद में ये शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम बदल गया और ये शक्ति किसके पक्ष में हो जाती है? अमेरिका के पक्ष में हो जाती है। जैसे ये शक्ति अमेरिका के पक्ष में होती है, दुनिया अमेरिका की सुनने लग जाती है। लेकिन ये अमेरिका के मूल निवासी नहीं है, ये ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आंग्ल अमेरिकन परंपरा। तो जो यूरोपियन परंपरा थी उसने राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना पॉलिटिकल साइंस में, जब भी स्टडी की स्टेट सेंट्रिक स्टडी की। लेकिन जब आंग्ल अमेरिकन परंपरा आई तो इन सरकार संस्थाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, यानी इनकी स्टडी जो थी वो संस्था आधारित थी, व्यक्ति केंद्रित रही। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये दोनों शब्द अपने पास में बार बार आएंगे, यूरोपीय महाद्वीपीय परंपरा और आंग्ल अमेरिकन परंपरा, दोनों शब्द बार बार अपने पास में आएंगे। ठीक है। संस्थागत ज्यादा तुलनात्मक है, पर यह अंगों के बजाय पूरे सिस्टम की तुलना करता है। अंगों के बजाय पूरे सिस्टम की तुलना करता है। क्या मतलब है? जैसे ये संरचना है, संरचना में 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा होगा न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब ये कह रहा है कि अंगों के बजाय ये अलग अलग स्टडी नहीं करता है, ये पूरी संरचनाओं की स्टडी कर लेता है। इस संरचना का नाम है संसद। अमेरिका में जाएंगे इसका नाम हो जाएगा कांग्रेस, ब्रिटेन में जाएंगे इसका नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। तो ये क्या करता है? पूरे सिस्टम की स्टडी करता है, पूरी संरचनाओं की स्टडी करता है, अलग अलग अंगों की स्टडी नहीं करता। इसको अपन एक और नाम देते हैं कि मैक्रो स्टडी करता है, माइक्रो स्टडी नहीं करता है। ठीक है। एक थिंकर है बी गाय पीटर्स, और पीटर्स की एक बुक है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें संस्थावाद की, पुराने संस्थावाद की कुछ विशेषताएं बताई है। किताब का नाम अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विशेषताएं क्या है? ये विशेषताएं हैं विधिवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, इतिहासवाद, मानकीय विश्लेषण। विधिवाद मतलब पुराना संस्थावाद जो है ना, इसने कानूनों पर ज़्यादा ध्यान दिया, कानून की केंद्रीय भूमिका को माना। यह है विधिवाद, नाम से पता चल रहा है। कानून इंपॉर्टेंट है परंपरागत संस्थावाद के लिए। संरचनावाद, इनके लिए संरचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपीय महाद्वीपीय परंपरा है, जो राज्य केंद्रित अध्ययन करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति केंद्रित अध्ययन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये माइक्रो स्टडी नहीं करती है, ये मैक्रो स्टडी करती है, पूरी संस्था का अध्ययन करती है, ना कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे अंग जो हैं उनका अध्ययन करती है। संरचनावाद। फिर आता है समग्रवाद। सेम, समग्र अध्ययन करती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही, इनका समग्र अध्ययन करती है। अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता है इसके अंदर, होलिज्म स्टडी की जाती है। ऐतिहासिकता, जो भी विचारक हैं वो इतिहास को आधार मानते हैं और फिर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। संस्थाओं में भी उस ऐतिहासिकता को या ऐतिहासिक उपागम को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मानकीय विश्लेषण करते हैं, नॉर्मेटिव साइंस है। मानकीय विश्लेषण का मतलब होता है कि कभी ऐसी शासन व्यवस्था थी और आज यदि वैसी शासन व्यवस्था हो रही है तो पहले जो रिजल्ट निकला था वही आज निकलेगा। अब ये गलत भी हो सकता है कि पहले ऐसा रिजल्ट निकला था तो आज गलत निकलेगा, लेकिन ये मानकात्मक विश्लेषण करता है, नॉर्मेटिव एनालिसिस करता है। इसलिए परंपरागत संस्थावाद को नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है, मानकात्मक विज्ञान कहा जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे ये बातें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब संस्थावादी विचारक कौन से हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं, किताबों के नाम भी पूछे जाते हैं, थिंकर्स के भी नाम पूछे जाते हैं। लॉर्ड जेम्स ब्राइस की दो महत्वपूर्ण बुक हैं, एक तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में आई और दूसरी है मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921। ठीक है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में विभिन्न लोकतंत्रों की व्याख्या के साथ साथ विधायिकाओं की कार्य पद्धति और उनके पतन का भी वर्णन किया है। ब्राइस का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तथ्य तथ्य और तथ्य। फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता है ये, फैक्ट्स फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स। इतना ज्यादा बल देता है कि डेविड ईस्टन भी इसकी आलोचना करते हैं और हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं लॉर्ड जेम्स ब्राइस के इस तथ्यों पर इतने बल देने की बात। हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं डेविड ईस्टन। आप चाहें तो लिख सकते हैं, डेविड ईस्टन लॉर्ड जेम्स ब्राइस के ये जो उद्घोष है इसके लिए हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं, आलोचना करते हैं, हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं। लावेल की बुक है गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। महाद्वीपीय परंपरा आ गई यूरोप की, तो जो यूरोपीय महाद्वीपीय परंपरा है उसके बारे में बात कर रहे हैं लावेल। जीन ब्लोंडेल एक और महत्वपूर्ण विचारक है, लेकिन ब्लोंडेल क्या कह रहे हैं? ब्लोंडेल के अनुसार ब्राइस और लावेल तुलनात्मक सरकारों के वास्तविक जन्मदाता है। ऑस्ट्रोगोर्स्की, इसका सही नाम जो है ऑस्ट्रोगोर्स्की है, गोर्स्की। इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हरमन फाइनर की बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स 1932, कार्ल फ्रेडरिक, साराटोरी, डुवर्जर। ये अन्य महत्वपूर्ण विचारक हैं जो कि संस्थावाद के समर्थक हैं। जितने अपन याद रख सकें उतने अपने लिए बेटर है। अब संस्थावाद की आलोचना होती है। संस्थावाद की आलोचना करने वालों में दो महत्वपूर्ण विचारक हैं, डेविड ईस्टन और मैक्रेडिस। दोनों संस्थावाद की आलोचना करते हैं। नाम याद रखना, संस्थावाद के दो महत्वपूर्ण आलोचक हैं डेविड ईस्टन और मैक्रेडिस, रॉय मैक्रेडिस। इन्होंने संस्थावाद की आलोचना की। क्या आलोचना की है? एक तो ये जो मैंने आपको बताया था, जेम्स ब्राइस फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स की बात करता है, तो डेविड ईस्टन इसे हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं, हाइपर फैक्चुअलिज्म बोलते हैं, या फिर इसे सैद्धांतिक कुपोषण बोलते हैं, यानी थ्योरेटिकल मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये दोनों बात डेविड ईस्टन और मैक्रेडिस मिलकर के बोलते हैं,
किसके लिए बोलते हैं? लॉर्ड जेम्स ब्राइस के लिए बोलते हैं। इसीलिए जरूरत है नव संस्थावाद की। क्या आलोचना होती है? ये अनुमानों पर आधारित है, आदेशात्मक मानकीय है, ये मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, ये औपचारिक और वर्णनात्मक कानूनी संकुचित है, ये ऐतिहासिक है, ये जातीय केंद्रित अर्थात पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्र और अमेरिका का अध्ययन करता है, दूसरी तीसरी दुनिया की संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता है। इस तरीके से संस्थावाद की आलोचना की जाती है। लेकिन इन आलोचनाओं को गलत बताता है जीन ब्लॉन्डेल। क्या गलत बताता है? जीन ब्लॉन्डेल दो एग्जाम्पल देते हैं, एक तो हंटिंगटन का एग्जाम्पल देते हैं, एक आमंड का एग्जाम्पल देते हैं। आमंड और हंटिंगटन दोनों को यदि आपने पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे। दोनों ही संस्थाओं को इंपॉर्टेंट मानते हैं और आज के युग में भी हैं, समकालीन राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं आमंड भी और हंटिंगटन भी। तो जीन ब्लॉन्डेल कहते हैं कि संस्थाओं की महत्ता आज भी है, संस्थाएं आज भी इंपॉर्टेंस रखती है। यदि संस्थाएं इंपॉर्टेंस नहीं रख रही होती फिर तो कोई मतलब ही नहीं था कि आमंड और हंटिंगटन इनका प्रयोग करते। लेकिन आमंड और हंटिंगटन ने इनका प्रयोग किया है, इसका मतलब संस्थाएं आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ब्लॉन्डेल, स्टर्न और मैकर्टिस आलोचनाओं को सही नहीं मानते हैं। ब्लॉन्डेल के अनुसार एक तो हंटिंगटन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में संस्थाकरण की बात करते हैं, यानी संस्थाओं के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरा आमंड जो है, इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने भी संरचनाओं को, संस्थाओं को इंपॉर्टेंट माना है। नव संस्थावाद 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद की वजह से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, अध्ययन पद्धतियां ही बदल गई, विषय ज्यादा अंतः अनुशासनात्मक हो गया। ये पहले भी आया था ये सब। अंतः अनुशासनात्मकता का मतलब है कि जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा हो तो वह केवल पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस के एंगल से नहीं सोचे, बल्कि उसे ये जानकारी हो कि इसे कौन कौन से और क्षेत्र हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे समाज शास्त्र भी प्रभावित कर रहा है, अर्थशास्त्र भी प्रभावित कर रहा है, पॉलिटिकल घटना घटित होती है तो इकोनॉमी भी प्रभावित होती है, इकोनॉमी में कोई घटना होती है तो पॉलिटी को भी प्रभावित करती है। इसे कहा जाता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अब मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का भी इसमें अध्ययन किया जाने लगा। तो नव संस्थावाद आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़ गया। व्यवहारवाद जैसे ही आता है, यहाँ पर एक उपागम आता है रैशनल चॉइस थ्योरी, तर्क संगत उपागम। रैशनल चॉइस क्या है? रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस है तार्किक चयन सिद्धांत, यानी इकोनॉमी से ये पॉलिटिकल में आया है। इसका सिंपल मतलब होता है कि जब अपन बाजार में जाते हैं और जेब से पैसा निकलता है और कोई वस्तु या सेवा अपने को 100 रुपये मिल रही है तो अपनी कोशिश होती है कि 99 में ले लूँ मैं, 90 में ले लूँ मैं। और बेचने वाला ये चाहता है कि मेरे यदि 100 रुपीज़ में आई है ये चीज़, ये वस्तु या सेवा, तो मैं 101 रुपये 105 रुपये में इसको बेचूं, इसको सेल आउट करूं। यही तार्किक चयन सिद्धांत है और इस तार्किक चयन सिद्धांत का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में हुआ, नव संस्थावाद के अंदर हुआ। व्यवहारवाद और तर्क संगत चयन उपागम ने कुछ नवीन प्रवृत्तियों का विकास किया जो संस्थावाद से अलग थी। क्या है नवीन प्रयोग? पद्धतिगत व्यक्तिवाद। इसका मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का केंद्रीय स्थान है, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया। पहले संस्थाएं इंपॉर्टेंट थी, अब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अब मानव का व्यवहार इंपॉर्टेंट है। और सिंपल इसको बनाऊं, संरचनाओं के अध्ययन में यह माना जाता था, संरचनाओं का अध्ययन कर लो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का, वो भी अलग अलग नहीं, एक साथ। बाद में माना जाने लगा काम संस्थाएं नहीं करती हैं, काम संरचनाएं नहीं करती हैं,
बल्कि कार्य उसमें रहने वाले, उसमें जाने वाले लोग करते हैं, लोगों का व्यवहार करता है। अब लोगों का व्यवहार कैसा रहा है, जैसा उनका जीवन बीता है वैसा उनका व्यवहार रहा है। तो मानव का व्यवहार यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। संस्थाओं में मनुष्य जाता है तो मनुष्य का व्यवहार इंपॉर्टेंट हो गया, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया। संस्थाओं की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट होगी, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट हो गई, प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट हो गई है। तर्क संगत चयन उपागम भी व्यक्तिगत उपयोगिता अधिकतमीकरण पर आधारित है। यह भी शब्द आता है अपने पास, इंडिविजुअल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे किया जाए, 100 रुपये है तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे किया जाए, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर आधारित हो गया। तो तार्किक चयन सिद्धांत जुड़ा हुआ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर। ये समग्र अध्ययन नहीं करता है, ये होलिज्म स्टडी नहीं करता है, जैसा कि अपन ने देखा कांग्रेस का अध्ययन करना, संसद का अध्ययन करना, ऐसे नहीं है। उसके अंगों का अध्ययन करता है, तो अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। वॉशिंगटन डीसी में एक कहावत चलती है, जब यह कहा जाता है कि वॉशिंगटन डीसी से फ़ोन आया है तो दीवारें बात नहीं कर रही होती हैं, उसमें रहने वाला कोई इंसान बात कर रहा होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट बात कर रहा होता है, तो उसका जैसा व्यवहार है वो प्रभावित करेगा। नव संस्थावाद के आरंभिक विद्वान जेम्स मार्च और ओल्सन हैं। याद रखना, नव संस्थावाद के जनक कौन है? मार्च और ओल्सन नव संस्थावाद के जनक हैं। इनका लेख आया था द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें इन्होंने नव संस्थावाद को एक आंदोलन कहा, रिबेल कहा। तो नव संस्थावाद के जनक हैं मार्च और ओल्सन। ठीक है, मार्च ओल्सन नव संस्थावाद के जनक हैं। अब संस्थावाद के कुछ टाइप्स हैं, नव संस्थावाद के विभिन्न प्रकार। क्या क्या प्रकार है वो अपन देखते हैं। नव संस्थावाद का एक प्रकार है मानकीय संस्थावाद। ये नव संस्थावाद का पहला उपागम है। इसका जन्म मार्च और ओल्सन, जिन्होंने लेख लिखा द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो भी मैंने आपको बताया, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो नव संस्थावाद का जनक भी मार्च और ओल्सन, मानकीय संस्थावाद का भी जनक है मार्च और ओल्सन। इस द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में व्यवहारवाद या तर्क संगत चयन उपागम की 5 विशेषताएं बताई है। पहला है संदर्भवाद। संदर्भवाद का मतलब है कि कोई भी घटना यदि घटित होती है तो समझने के लिए उसकी आर्थिक, सामाजिक, वर्गीय स्थिति आदि को व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि इकोनॉमी में कोई घटना घटित होती है तो पॉलिटी को भी प्रभावित करती है, पॉलिटी में कोई घटना घटित होती है तो इकोनॉमी को भी प्रभावित करती है। यही संदर्भवाद है। तो संदर्भ में समझना। न्यूनवादी यानी व्यवहारवाद और तार्किक चयन उपागम सामूहिक व्यवहार को घटाकर या न्यून कर व्यक्तिगत व्यवहार पर बल देता है। अपन ने परंपरागत राजनीति विज्ञान में पढ़ा कि सामूहिक अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पर न्यून कर दिया गया है, व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना गया है, व्यक्ति का व्यवहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। ये व्यक्ति संस्थाओं के मानक, नियम और मूल्यों से प्रभावित होते हैं। उपयोगितावाद, देखो उपयोगितावाद जो है ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण पर आधारित है, और जो नव संस्थावाद है ये भी उपयोगितावाद पर आधारित है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। कार्यात्मकतावाद, कार्यात्मकता, फिर है साधनवाद, फिर बात आती है तार्किक चयन संस्थावाद की। तार्किक चयन संस्थावाद जो है ये मानकीय संस्थावाद का विरोधी है। जो मानकात्मक संस्थावाद अभी देखा अपन ने मार्च ओल्सन का, उसका विरोध करता है ये। ठीक है,
उसका विरोध करता है। ये व्यक्तिगत उपयोगिता पर ज़्यादा बल देता है। तो तार्किक चयन संस्थावाद मानकात्मक संस्थावाद के विरोध में आया है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का बंटवारा इस तरीके से किया जाए जिसको प्राप्त हो रहा है ना उसको कोई नुकसान नहीं हो, और जिसको प्राप्त नहीं हो रहा है ना उसको लाभ मिल जाए। ये पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत है। और अच्छे से अपन समझते हैं पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत को, आगे भी काम आएगा जो आप अभिजनवादी सिद्धांत पढ़ रहे होंगे। क्या है पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत? पेरेटो ये कहता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन एनसीईआरटी की बुक का। एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर मैच चल रहा है, बाहर से 3 लोग हैं जो मैच देखने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट ग्राउंड के बाहर एक दीवार है 5 फीट की, और इस साइड में जो 3 व्यक्ति हैं उसमें पहले व्यक्ति की हाइट है 6 फीट, मतलब वो मैच देख सकता है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। दूसरे व्यक्ति की खुद की हाइट ही 5 फीट है, दीवार की हाइट भी 5 फीट है, वो मैच नहीं देख सकता है। वो मैच तब देखेगा जब वो कोई ईंट पत्थर पर खड़ा हो जाए तो मैच देख सकता है। और तीसरा व्यक्ति है दिव्यांग, वो मैच नहीं देख सकता है। तो पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत ये कहता है कि इसमें इस तरीके से किया जाए कि जो मैच देख रहा है ना उससे कोई नुकसान नहीं हो। 6 फीट वाले व्यक्ति पहले भी मैच देख रहा था, अभी भी देख सकता है, लेकिन जो नहीं देख पा रहे थे उन्हें इसका लाभ मिले, यानी वो मैच देख सकें। यही पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो रहा है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 6 फीट वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। वापस बोलता हूँ इस लाइन को, जिस व्यक्ति को जो लाभ मिल रहा है उसे कोई नुकसान नहीं होगा, और जिसे लाभ नहीं मिल रहा है उसे लाभ दिया जाए। ये पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत है। इसके समर्थक हैं तार्किक चयन सिद्धांत के डगलस नॉर्थ, मार्गरेट लेवी, एलेनोर ऑस्ट्रॉम, ये इसके समर्थक हैं। तार्किक चयन, ऐतिहासिक संस्थावाद, इतिहास के आधार पर ये इतिहास से प्रभावित होता है ये संस्थावाद। पुरानी नीतियों को के आधार पर नई नीतियां बनाता है। क्रेस्नर ने कहा है, पॉलिटिक्स आर पाथ डिपेंडेंट। ऐतिहासिकता संस्थावाद पर 2 सिद्धांतों का प्रभाव है, एक समूह सिद्धांत, एक संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत। समूह सिद्धांत ये कहता है समूह इंपॉर्टेंट है, समूह सिद्धांत ग्रुप को इंपॉर्टेंट मानता है। और डिटेल में इसको आगे अपन समझेंगे कि जब वोटिंग होती है ना तो अपने को लगता है कि व्यक्ति समूह के साथ में जा रहा है, बिल्कुल वो अपने समूह के साथ में जाना पसंद करता है क्योंकि वहाँ से उसको लाभ होता है। यही समूह सिद्धांत मानता है। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत जो है इससे जुड़े हुए विचारक है आमंड। समूह सिद्धांत कहता है राजनीति सीमित संसाधनों की प्राप्ति के लिए अंतर समूह संघर्ष है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। पहले भी ये लाइन आई थी, ऑर्थर बेंटली की लाइन है ये, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। हॉल और टेलर इससे जुड़े महत्वपूर्ण विचारक हैं। फिर बात आती है सामाजिक संस्थावाद की। सामाजिक संस्थावाद कुछ मानकात्मक संस्थावाद से ही मिलता जुलता है, यानी मानकात्मक संस्थावाद मार्च ओल्सन उसके समर्थक थे, इसके भी मार्च और ओल्सन ही इसके समर्थक हैं। अनुभविक संस्थावाद, ये मानकीय संस्थावाद को छोड़ दें तो अनुभविक संस्थावाद ही है जो पुराने संस्थावाद के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अनुभविक संस्थावाद मानता है कि सरकारी संरचनाएं वैसे ही कार्य नहीं करती जैसी वे दिखाई देती हैं। बहुत सारी अनौपचारिक संरचनाएं इनके कार्यों व निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
विचारक हैं वीवर और रॉकमैन। अलग से आप लिख लेना कि कौन से संस्थावाद के कौन विचारक हैं, ये भी काफ़ी काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद, यहाँ पर एक कोटेशन आती है, हम सभी संस्थावादी हैं। क्रेसनर की कोटेशन है, हम सभी संस्थावादी हैं, फाइनली हम सभी संस्थावादी हो गए हैं, बन गए। ये छोटा सा टॉपिक था संस्थावाद, नव संस्थावाद का, जहाँ से अपने क्वेश्चंस आते हैं। ये एक सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास है तुलनात्मक राजनीति में, जो कि अपन रेगुलर स्टार्ट करेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।